हेलो एवरीवन, सो आई एम शिवांशु वासने। लास्ट क्लास में हमने देखा था एएमयू और रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में देखा था। और मैंने आपको बताया था कि जो एक एएमयू होता है वो 112 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम होता है। वो क्या होता है? वन एएमयू होता है। अब एएमयू देखो होता क्या है, एक यूनिट ही होता है। जैसे हम बोलते हैं कि यार एक ह्यूमन का जो वेट होता है वो किस में होता है? केजी में होता है। या फिर किसी भी बड़ा ऑब्जेक्ट का अगर हम वेट की बात करें तो केजी में हम बात कर सकते हैं। सिमिलरली जब हम एक एटम के वेट की बात करते हैं, जब हम एक एटम के वेट की बात करते हैं तो उसका जो वेट डिफाइंड होता है, साइंटिस्ट ने क्या बोला, हम उसको एएमयू में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो यार क्या होता है, जो एटम होता है वो बहुत क्या होता है, स्मॉल होता है। और जब स्मॉल होगा तो उसका वेट और उसकी जो यूनिट होगी वो किसमें होगी? एटॉमिक मास यूनिट होगी। क्लियर है? तो सिमिलरली हमने एक आई थिंक हमने जो बात करी थी, एक एग्जांपल सोडियम की बात किया था कि सोडियम की हम बोल सकते हैं कि इसका जो मास होगा वो कौन कितना हो सकता है? 23 एएमयू की टर्म में हो सकता है। तो ये बात हम बात कर चुके थे। ठीक है, अब एक जो इंपॉर्टेंट बात थी मुझे जो डिस्कस करना था वो ये था कि पहली चीज, मूल कंसेप्ट में कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कभी भी, नोट डाल के आप लिखो, जब कभी भी हमें ग्राम एटम, ठीक है, ग्राम आइंस और ग्राम मॉलिक्यूल्स जब गिवन होगा, जब ये सारी चीजें हमें गिवन होगा, तो ये बात दिमाग में रखना है, तो वो ऑलरेडी क्या है, एक मोल ही गिवन है। ठीक है, आपको अलग कंसीडर नहीं करना है। इज इक्वल्स टू मोल। ठीक है, मोल के इक्वल होगा। तो ये जो इंपॉर्टेंट बात थी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा वेपर डेंसिटी। ठीक है, ठीक है। वेपर डेंसिटी से पहले सिंपल आप सभी ने पढ़ा है कि जो डेंसिटी होता है, डेंसिटी क्या होता है कि हमें इतना पता है कि जो मास वाई वॉल्यूम, ये हमारी क्या होती है? डेंसिटी होती है। चलो ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि अगर गैस के लिए जो डिफाइंड होती है डेंसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। और वेपर डेंसिटी क्या होती है? वेपर डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब किसी की भी डेंसिटी आप यहां पर रखोगे अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये क्या होती है? वेपर डेंसिटी होती है। इट इज डिफाइंड फॉर गैसेस। ठीक है। अब एक चीज है, अब मैं अगर ये बोलूं कि जो वेपर डेंसिटी है इसका क्या हो जाए, मैं बात करूं, अगर मैं सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करूं, तब क्या होगा? तब आपको ये पता है कि हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन आपको पता है? नहीं पता है तब भी मैं मेंशन कर देता हूं। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्लियर है? और हमारे पास जो पी क्या होता है? प्रेशर होता है। वी वॉल्यूम होता है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। आर गैस कांस्टेंट। टी टेम्परेचर। तो जो हमारा एन है, एन को हम क्या लिख सकते हैं? अभी हम मोल कंसेप्ट पढ़ के आए हैं, और मोल को हम क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट या एटॉमिक मास। क्लियर है? तो यहां पर मैं इसको अगर मॉडिफाई करके लिखूं तो मैं यहां लिख सकता हूं वेट अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी। ठीक है। तो अब मैं अगर एम को प्रेशर के साथ लिखूं और यहां पर डब्ल्यू बाई वी लिख दूं, ये, तो ये यहां से कुछ आप रिलेट कर पा रहे हो? अभी जस्ट हमने देखा था कि जो हमारी डेंसिटी होती है, वो डेंसिटी क्या होता है? वेट बाई वॉल्यूम। क्लियर है? तो यहां पर जो वेट बाई वॉल्यूम है उसको मैं डेंसिटी लिख सकता हूं, हाँ कि ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से क्या आ जाएगा? पी वी इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू आर टी। तो ये क्या आ गया हमारे पास? एक रिलेशन आ गया। एक रिलेशन हमें पता चल गया। किस किस के बीच में रिलेशन पता चल गया? अच्छा, एक चीज था, यहां पर ये वॉल्यूम है, यहां पर वी नहीं होगा, यहां पर क्या होगा? एम होगा, मोलर मास। ठीक है। तो हमें ये पता चला कि जो मोलर मास और डेंसिटी के बीच में रिलेशन, और वो क्या होता है? पीएम इक्वल्स टू डी आर टी। क्लियर है? ये बात आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मैं
जो वेपर डेंसिटी का जो मैंने फॉर्मूला लिखा था उसको मैं कुछ और मॉडिफाई करके लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूं मैं? देखो, अब जो वेपर डेंसिटी था, अब एक चीज फिक्स था, अगर मैं डेंसिटी किसी का लिखूंगा तो वो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होगा, हाँ कि ना? वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो सीधा आएगा, तो मैं यहां लिख सकता हूं कि ऊपर मोलर मास और मोलर मास ऑफ एनी सब्सटेंस, क्लियर है? और नीचे क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होगा, 2, हाँ कि ना? तो यहां से हमें एक रिलेशन पता चला, वेपर डेंसिटी वर्सेस मोलर मास। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट ना देकर वो आपको वेपर डेंसिटी दे देगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मोलर मास। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो पता होना चाहिए। क्लियर है? तो अभी तक हमने देखा कि डेंसिटी के अबाउट देखा, फिर हमने गैसेस की डेंसिटी की बात करी जो कि वेपर डेंसिटी होती है। अब तीसरी हम जो डेंसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे अपन। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है? तो आप लोग नाम से ही समझो, रिलेटिव डेंसिटी मतलब किसी के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस या डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है? यहां हम और लिख देते डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ, इसको ऐसे करके लिखो, इसको इस तरीके से ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि हमें रिलेटिव चाहिए डेंसिटी। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ बी, ठीक है? दोनों की डेंसिटी लिखो, दैट इज जो रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा उसके रेस्पेक्ट में कितना डेंसिटी है, हमें ये पता चल जाएगा। ठीक है? और ये हमेशा आपको पता होगा कि यूनिट लेस क्वांटिटी है। ये हमारे पास आ गया। तो ये भी एक रिलेटिव डेंसिटी हो गई। एक और डेंसिटी होती है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, और वो डेंसिटी का जो नाम है वो है हमारा स्पेसिफिक डेंसिटी। ठीक है? अब यार ये इस चीज को नेग्लेक्ट मत कर देना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन क्या बोलता है कि सीधा स्पेसिफिक डेंसिटी दे देगा, वहां से कैलकुलेट करवा लेगा। अब आप यही कैलकुलेट, अभी यही कंफ्यूजन में हो जाओगे यार, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है? स्पेसिफिक डेंसिटी कुछ नहीं होता है। स्पेसिफिक डेंसिटी को आप सीधा सीधा डेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हो, डेंसिटी में ही लेना होता है। कैसे? देखो, स्पेसिफिक डेंसिटी जो होती है वो हमारी क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, और नीचे क्या आता है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। और डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, ये बात आपको पता है कितना होता है, 1 ग्राम पर ml या 1 cc, 1 ग्राम पर cc। ठीक है? तो यहां से हमें ये पता चलता है कि हमारी जो स्पेसिफिक डेंसिटी है वो इक्वल किसके होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। ये चीज आपको दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन आ चुका है यहां से, तो इसको लीव मत करना। ठीक है? हाँ, तो ये हमें पता चल गया, हमने डेंसिटी की बात कर ली सारा, मोलर मास और डेंसिटी के बीच में, वो वेपर डेंसिटी के बीच में हमने रिलेशन देख लिया था। तो ये डेंसिटी के अबाउट बातें हो गई। अब हम बात करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज कॉम्पोजिशन देखो इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन देखा जाता है। मोल कंसेप्ट ऑलमोस्ट पूरा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है? देखो, परसेंटेज कॉम्पोजिशन आप डेली लाइफ से समझो।
कि कॉम्पोजिशन किसी में निकाल रहे हैं। अब जैसे आप सोचो कि आप यार स्कूल में हो, ठीक है, स्कूल में होगे, कॉलेज में होगे, तो आप क्या बोलते हैं, यार मेरी परसेंटेज इतनी है, 10th की बात है, 95 99% आई थी। तो वो 95 या 99 जो परसेंट आ रही थी, एक टोटल नंबर में से आ रही थी। मतलब मान लो कि अगर 600 मार्क्स का पूरा पेपर था, 600 मार्क्स का पूरा था 10th का, मैंने कंसीडर कर लिया, और आपने जो ऑप्टेन किए वो कितना किया, मान लो कि 590 या 580 के आसपास आपने ऑप्टेन किए, फिर इनटू आपने 100 कर दिया, तो वहां से आपने क्या निकाला, परसेंटेज निकाली अपनी। सिमिलरली जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो निकाला जाता है, वो किस में निकाला जाता है, एक कंपाउंड या फिर एक मॉलिक्यूल के अंदर, इन कंपाउंड और मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसके निकालने का सिंपल एक तरीका है, ठीक है, वो ये तरीका होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। अब क्या करना है, मास ऑफ सब्सटेंस या मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट, क्लियर है, इनटू एटोमिसिटी। एटोमिसिटी क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं, ठीक है, अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, टोटल जो भी एक आपको कंपाउंड गिवन होगा उसका जो टोटल मास होगा वो अपॉन में, और ऊपर आप जो निकालोगे वो मास हो जाएगा, और इधर क्या कर दोगे, इनटू 100। अब पहला जो डाउट आया वो एटोमिसिटी, कि एटोमिसिटी क्या होता है। ठीक है, तो जब हम एटोमिसिटी की बात करते हैं, तो एटोमिसिटी होता है नंबर ऑफ एटम, एटम्स ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और अ कंपाउंड। ठीक है, एटोमिसिटी क्या होता है, कोई भी एक कंपाउंड गिवन होगा, उसमें जो एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ एटम्स आपको काउंट करना है। क्लियर है, कि जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल ही लेके चलता हूं, कि हमारे पास ग्लूकोज है, ठीक है, तो ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो C6H12O6 होता है। क्लियर है ये बात। अब इसमें क्या होगा, अगर मैं बात करूं एटोमिसिटी, तो एटोमिसिटी किसकी बात करूं, मैं यहां पर कार्बन की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपको ये काम करना है, कार्बन है कितने, उसके पैरों पे जो नंबर लिखा है ना, वो उसकी क्या होती है, एटोमिसिटी। तो यहां पर कितनी हो जाएगी, 6। सिमिलरली हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, 12, और ऑक्सीजन की कितना हो जाएगा, 6। ये क्या होती है, एटोमिसिटी होती है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड हो गया। ठीक है, ये एटोमिसिटी के बारे में पता चल गया। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल में हम फाइंड आउट करते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन कैसे निकालते हैं। तो देखो, सिमिलर सेम, मैं सेम कंपाउंड लेके चल रहा हूं, ठीक है। अब मुझे निकालना है परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। इसमें मुझे फाइंड आउट करना है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा। तो मैंने आपको ये बताया था कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या था, अभी बताया था कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन मुझे कार्बन का चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ कार्बन चाहिए होगा, ठीक है। इसकी एटोमिसिटी कितना था, एटोमिसिटी मैंने क्या बोला था, ग्लूकोज है, ग्लूकोज कुछ ऐसा होता है, C6H12O6। तो कुछ कॉमन नेम है वो आपको याद करना पड़ेगा, उनका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्लियर है, एटोमिसिटी कार्बन की यहां पर कितना है, 6 है, सही बात है। और यहां पर हमें क्या लिखना है, टोटल मास, टोटल मास। अब एक चीज देखो, अब मैं अगर बात करूं, यहां पर मेरे पास जो कंपाउंड गिवन था वो था C6H12O6। इसका मुझे क्या चाहिए होगा, मोलर मास, और मोलर मास कैलकुलेट करना आता होगा। कार्बन का कितना होता है, 12 × 6, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 × 12, और प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 16 × 6। तो कितना आ जाएगा, 180 ग्राम के आसपास आता है, 180 ग्राम
आता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मेरे पास मोलर मास आ गया। अब मुझे पता है, अभी आपको मैंने जस्ट बताया था कि हमारे पास मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए। तो अभी आपको ये पता है कि मेरा जो मोल होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास। हाँ कि ना, मेरे पास एटॉमिक मास है और मुझे ये पता है कि जो कंपाउंड गिवन है वो 1 मोल का कंपाउंड गिवन है, तो मैं यहां बोल सकता हूं कि मोल 1 है, मोलर मास कितना है 180, तो मेरे पास जो मास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 180। तो ये जो 180 मास आया है मेरे पास, ये क्या हो जाएगा, टोटल मास। क्लियर है ये बात आपको। चलो, अब मुझे मास ऑफ कार्बन चाहिए। मास ऑफ कार्बन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फाइंड आउट जो करना है वो क्या करना है, मास ऑफ कार्बन है। मुझे बस थोड़ा स्पेस चाहिए, अपन बात करते हैं। अब देखो, यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत बार यूज होती है मेंस में, तो भर भर के पूछा जाता है। अब मान लो कि देखो, मैंने आपको क्या बोला कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज बोला, मतलब C6H12O6। क्लियर है। अब अगर 1 मोल है, 1 मोल एक पूरे कंपाउंड का है। अब मैं बोलूं कि मोल ऑफ मुझे कार्बन चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मोल ऑफ कार्बन कितना होगा। तो ये बात दिमाग में रखना है, पूरा कंपाउंड का अगर 1 मोल है तो वो मोल, मतलब कंपाउंड का मोल इनटू एटोमिसिटी। ये इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यूज करेगा जब आप पीवाईक्यू वगैरह करोगे, और जब मैं सॉल्व कराऊंगा तो आप खुद नोटिस करोगे यार कितना इंपॉर्टेंट है। तो जब कंपाउंड में किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट की मोल फाइंड आउट करना होता है, तो जो कंपाउंड का, जो टोटल कंपाउंड के मोल इनटू उसकी एटोमिसिटी। तो यहाँ पे मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, 6 मोल हो जाएगा। मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मोल ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। तो सिमिलरली मुझे यहां पर जो फाइंड आउट करना था, वो फाइंड आउट करना था मास ऑफ कार्बन। और मास ऑफ कार्बन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मोल इंटू एटॉमिक मास। क्लियर है, मोल कितना है कंपाउंड का 1, और एटॉमिक मास कितना गिवन है, एटॉमिक मास कितना है, देखो यहां पर ये गलती मत करना। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, मास ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मास ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं तो यहां पर मोल भी किसके होंगे, कार्बन के होंगे, ना कि टोटल कंपाउंड का मोल होगा। ठीक है, ये गलती बिल्कुल करनी ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब हम मास ऑफ कार्बन की बात कर रहे हैं तो इसमें मोल भी कार्बन के ही लेंगे। ये बात समझ में आ रहा है। तो मोल के लिए मैंने आपको बताया है, मोल कितना आ जाएगा 6, हाँ कि ना, 6 मोल हो गए कार्बन के, और उसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 72। तो अब मुझे सारी चीजें पता चल चुका है। तो अब मुझे अगर परसेंटेज ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है तो मास ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा 72। क्लियर है, अपन टोटल मास कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, हाँ कि ना, इंटू 100 आ जाएगा। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 या 18, और ये 12 ये 4। तो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना आ गया 40%। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा। एक और चीज होता है, अब एक और चीज क्या होता है कि मान लो कि अगर आपको एक कोई वेट वेट दे दे कि बताओ इतने ग्राम में कितना होगा, या सिंपल आपको क्या करेगा, क्वेश्चन में वेट गिवन दे देगा, वेट गिवन, जैसे मान लो कि यार 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है। ठीक है, इसमें मुझे बताना है परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या होगा, या परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, या परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा। ये पूछ सकता है। तो अपना सेम ही कंसेप्ट रहेगा कि अगर कंपाउंड का वेट गिवन है, कंपाउंड का अगर वेट गिवन होगा तो अपन क्या करेंगे, मोल फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, मोल फाइंड आउट। और मोल अगर मुझे पता चल गया, फिर तो जैसे जो प्रोसीजर था लास्ट वाला, सिमिलर हम वही करेंगे। समझ में आ रहा है ये चीज। आई होप ये पूरा क्लियर होगा। यहाँ पर हमने जो बात करी है वो परसेंटेज कंपोजिशन की बात करी है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका एक पर्टिकुलर लेक्चर ले लूंगा जिसमें सारे टाइप के मोल कंसेप्ट के जितने भी टॉपिक्स थे उनके क्वेश्चंस, उनके पीवाई हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात थी वो हमारी परसेंटेज कंपोजिशन खत्म हो चुका है। क्लियर है। नाउ अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे
परसेंटेज प्योरिटी की। ठीक है, नया जो टॉपिक है वो अपना परसेंटेज प्योरिटी है। अच्छा, प्योरिटी से मतलब क्या, देखो प्योरिटी दिमाग में तो आ रहा होगा, मतलब उसकी शुद्धता की बात करेंगे, मतलब कोई भी कंपाउंड होगा उसकी हम प्योरिटी की बात करेंगे। अब देखो मैं मान के चल रहा हूँ, आप लोग 10th क्लास, आपने लैब तो देखा ही होगा, किसी ना किसी केमिस्ट्री की लैब में तो घुस गए होगे। ठीक है, मान लो मैंने आपको बोला कि जाओ 5 ग्राम, मैंने क्या बोला, 5 ग्राम यूरिया लेकर आओ। ठीक है, अब यूरिया आप लेने गए 5 ग्राम, आपने क्या किया, वेइंग मशीन में जाके 5 ग्राम यूरिया आपने मेजर कर लिया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि जो 5 ग्राम था वो पूरा ही 5 ग्राम होगा? हाँ कि ना? आप बोलोगे यार कैसे हो सकते हो ऑलमोस्ट, पर हो नहीं सकता है, वो पूरा प्योर नहीं होगा 5 ग्राम। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप जिसमें भी लेकर जाओगे, आप मान लो यार पेट्री डिश या फिर कोई भी एक कागज वगैरह पर ही लेने चले गए आप, तो जो जिस पर आप कंपाउंड रखोगे ना, 10 पार्टिकल तो होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो उसमें कंपाउंड के साथ में रिएक्ट कर लेगा। मतलब 5 ग्राम मैंने जो बोला है वो पूरा 5 ग्राम यूरिया नहीं होगा, उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। समझ में आ रहा है? तो जब कभी भी हम एक अमाउंट की बात करते हैं, तो उसमें जो प्योरिटी की हम क्या करेंगे, बात करेंगे, और उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी होगी। ठीक है, अब मैं अगर ये बात कर रहा हूं प्योरिटी, तो प्योरिटी किसकी होगी, मतलब इनिशियल चीज के लिए होगी। मैं अगर बात करूं, या फिर इनिशियल कोई भी आप ऑब्जेक्ट के लिए होगी, ऑब्जेक्ट ले लो, या फिर कोई भी एक तरीके का केमिकल के लिए होगी, हाँ कि ना? और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, तो मैं ये बोल सकता हूं जो प्योरिटी होगी वो डिफाइन किसके लिए होगी। मैं अगर बात करूं तो जो डिफाइंड होगी वो किसके लिए होगी, रिएक्टेंट के लिए होगी, हाँ कि ना? प्योरिटी जो होगी वो डिफाइन किसके लिए होगी, रिएक्टेंट के लिए डिफाइन होगी। तो मैं यहां बोल सकता हूं इट इज डिफाइंड फॉर रिएक्टेंट, या ये मैं बोल सकता हूं स्टार्टिंग मटेरियल, क्योंकि जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो रिएक्टेंट में ही होता है। क्लियर है? तो ये क्या होता है, प्योरिटी की बात होती है, इसके फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, आप बस सीधा याद रखो कि जब प्योरिटी पूछा जाएगा तो प्योरिटी किसके लिए होगा, रिएक्टेंट के लिए होगा। ये बात आपको समझ में आया? और रिएक्टेंट के लिए हम कैसे निकालेंगे, एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, मैं यहां पर एक क्वेश्चन मेंशन करता हूं, मेरे पास है प्योरिटी ऑफ KClO3 सैंपल, यहां पर इसको, ये देखो, प्योरिटी ऑफ 1 kg ऑफ KClO3 सैंपल इज 24.5%। ठीक है, अब बताना है कैलकुलेट ऑफ द वेट ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर डीकॉम्पोजिशन KClO3। ठीक है, देखो रिएक्शंस की आप टेंशन मत लेना यार, रिएक्शंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दूंगा जहां पर नंबर ऑफ रिएक्शंस लिखा होगा, वो रिएक्शंस आपको याद करना पड़ेगा। क्लियर है? तो हमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ये थोड़ा स्पेस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन था, तो अब हम बात करेंगे यहां से क्वेश्चन की। तो मैंने क्या बोला कि जो प्योरिटी होगा वो क्या होगा, एक सैंपल की हम डिवाइड करेंगे जो कि किसके लिए होगा, एक रिएक्टेंट के लिए होगा। तो मेरे पास KClO3 का क्या है, एक सैंपल है। ठीक है, अब KClO3 का जो सैंपल है
उसमें ये जो बोल रहा है कि जो प्योरिटी है इस कंपाउंड की, वो कितनी है, 24.5%। कितने में, इन 1 kg। मतलब 1 किलो में हमारे पास 24.5% ही KClO3 क्या है, प्योर है। अब वो बोल रहा है कि इसका डीकम्पोजिशन हो रहा है। डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। ये चीज दिमाग में रखना है, जब KClO3 टूटता है तो हमारे पास जो रिएक्शन बनती है, वो रिएक्शन बनती है KCl+O2। रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे, एक क्लोरीन एक के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3/2। अब रिएक्शन बैलेंस करना तो आपने 10th में सीखा होगा, नहीं भी सीखा है तो मैं रेडॉक्स में ही बताऊंगा। ठीक है, उसमें हम, और ये तो सिंपल टाइप की है, क्लियर है। तो आप नंबर ऑफ 3 ऑक्सीजन इधर थे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ऑक्सीजन हो जाएगा, तो हमने क्या कर दिया, 3/2। क्लियर है, ये हमने क्या कर लिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन मेंशन कर दिया। अब वो ये बोल रहा है, स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं, तो हमारे पास ये जो कंपाउंड था 1 kg, मतलब कि 1000 ग्राम कंपाउंड था। अब मैं 1000 ग्राम कंपाउंड से जितना डीकम्पोजिशन होकर ऑक्सीजन का अमाउंट निकलेगा, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट नहीं होगा। उसने क्या बोला है कि इसकी जो प्योरिटी है वो कितना है, 24.5%। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है, मैंने बोला था कि रिएक्टेंट की प्योरिटी आपको मेंशन होगी, और यहां पर मेंशन ही करता है, मेन से क्वेश्चन आ चुका है। तो 100 ग्राम में मुझे प्योरिटी यहां पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। 24.5% हटाऊंगा तो 100, दो जीरो से दो जीरो, तो हमारे पास जो अमाउंट आया वो कितना आ जाएगा, 245 ग्राम। तो हमारे पास जो KClO3 1000 ग्राम था, उसमें प्योर कितना है, 245 ग्राम। अब यही जो प्योर होगा वो आगे कन्वर्ट हो रहा होगा ऑक्सीजन पे, हाँ कि ना। इसमें क्या पूछा है, इसका अमाउंट पूछा है, या इसका मास पूछा हुआ है। और मास अगर मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, मोल इंटू मोलर मास। हमेशा क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो यही है, सामने ही मेंशन कर लो। अगर मुझे इसका मास पूछा है तो मास के लिए मैं क्या करूंगा, मोल इंटू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है ये चीज। अब मेन चीज क्या है, चलो ठीक है, मेरे पास प्योरिटी तो आ गई, अब मैं आगे अमाउंट कैसे निकालूं। मेरे पास दिक्कत ये है कि निकालू कैसे। ठीक है, ये मैं आगे लेक्चर में बताऊंगा। तब भी आपको मैं थोड़ा बता रहा हूं, वो चीज दिमाग में रखना है। अब आपको एक साइड से अगर दूसरी साइड जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज बनाना पड़ेगा। जब आप ब्रिज बना लोगे तभी आप दूसरी साइड जा पाओगे, हाँ कि ना। तो यहां से, तो आपको यहां से क्या चाहिए, ये चाहिए इसका, तो ये क्या बनाना पड़ेगा आपको, ब्रिज। और उस ब्रिज का जो नाम होता है वो क्या होता है, यूनिटरी या स्टोशियोमेट्री रिलेशन। तो स्टोशियोमेट्री क्या होता है, जब कभी भी कंपाउंड के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मान के चलते हैं उसमें 1 होगा। तो मैं यहां बोल सकता हूं कि 1 मोल ऑफ KClO3 से जो बन रहा है वो 3/2 मोल ऑफ O2 बन रहा है, हाँ कि ना। ये मैंने क्या किया, ब्रिज बनाया। क्लियर है। अब एक चीज था, अब मैं यहां पर मोल की बात कर रहा हूं, मेरे पास अमाउंट है, अब आप सीख चुके हो। अगर वेट गिवन है तो यहां से आप मोल निकाल सकते हो, हाँ कि ना। तो यहां पर मोल ऑफ KClO3 कैसे निकलेंगे, तो आपको पता है 245। और KClO3 का जो मास होता है वो आप दिमाग में रखना है, वो कितना होता है, 122.5। तो लगभग कितना आ जाएगा, 2 मोल। ठीक है, कुछ कंपाउंड की डायरेक्ट ही याद रखो, क्योंकि जब कैलकुलेशन करते हो तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ये बात आप सभी को समझ में आ रहा है। तो यहां से हमारे पास 2 मोल आ गए। अब हम बात करेंगे यहां से। अब मुझे इतना पता है कि अगर 1 मोल से 3/2 मोल ऑफ O2 बन रहा है बाई स्टोशियोमेट्री, जो मैंने रिएक्शन लिखी है, बैलेंस किया हुआ है, इस बैलेंस से मुझे ये पता चल रहा है कि यहां पर जब मैंने रिएक्शन को देखा तो 1 मोल KClO3 से 3/2 मोल ऑफ O2 बन रहा है। मैं सच बता रहा हूं, ये ब्रिज बनाना आपने सीख लिया ना, मोल कंसेप्ट कभी भी दिक्कत नहीं करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी एक का डेटा गिवन हो और दूसरे का पूछ ले तो वहां पर ब्रिज बना। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी परेशानी नहीं हुई। तो हमने ब्रिज बनाया स्टोशियोमेट्री रिलेशन का यूज करके। क्लियर है। अब मैंने कितने बार, मैंने यहां पर कितने मोल फाइंड आउट किया था, 2 मोल। अमाउंट 245 में KClO3 का जो मोल था वो 2 मोल था, हाँ कि ना। अब 2 मोल में कितना निकलेगा, तो मैं ये बोल सकता हूँ 3/2 इंटू 2, और ये क्या हो जाएगा, मोल ऑफ O2। तो यहां से कितना आ जाएगा, 3।
तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा जब 2 मोल ऑफ KClO3 है, उसमें जो बन रहा है, तो हाँ, तो यहां से हमारे पास जो आया वो O2 आया। तो अब हमें पता चला कि 2 मोल ऑफ KClO3 है, उससे हमें कितना मिल रहा है, 3 मोल ऑफ O2। तो मेरे पास क्या आ गया, मोल्स आ गए। मोल्स आ गए, और एक और चीज दिमाग में रखना है, जो चीज फाइंड आउट करना होता है उसको कहाँ लिखना होता है, राइट में लिखना होता है। तो मुझे क्या चाहिए था, मास चाहिए था। और मास अगर चाहिए था तो मोल मैंने कैलकुलेट कर लिए, ऑक्सीजन के मोल कितने आ गए, 3। और इसका जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 32। तो यहां से मेरे पास जो मास आया, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना, 3 दूनी 6, 96 ग्राम। समझ में आया। इस टाइप से क्या होता है, क्वेश्चन फ्रेम होता है। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, आप ये समझ लो कभी दिक्कत नहीं आए। हमें स्टार्टिंग में KClO3 का एक सैंपल था, और उसका वेट कितना था, 1000 ग्राम था, या 1 kg था। उसने क्या बोला, उस सैंपल की जो प्योरिटी है वो कितनी है, 24.5% है। और जितनी उसकी प्योरिटी है, अब वो बोल रहा है कि जब रिएक्शन था, जब रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, KClO3 को मुझे पता है कि KCl और 3/2O2 में कन्वर्ट होता है। वो ये बोल रहा है कि सैंपल की जो प्योरिटी है उसमें तू बता कि ऑक्सीजन की अमाउंट कितना होगा या उसका मास कितना होगा। तो मैंने क्या किया कि हमेशा प्योरिटी वाले क्वेश्चन में प्योरिटी आपको देगा कि सैंपल की इतनी प्योरिटी हो। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि भाई 1000 में इतने ग्राम उसकी परसेंटेज प्योरिटी थी, तो मैंने क्या कर लिया, अमाउंट निकाल दिया। तो 1000 में से केवल 245 ही क्या था, KClO3 था, बाकी सब इम्प्योरिटी था। अब मैंने क्या किया, अमाउंट मुझे गिवन होता है तो मैंने क्या किया, मोल निकाल दिया। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, मुझे एक साइड का डेटा पता है, दूसरे का उसने पूछा हुआ है, तो मैंने क्या किया, वहां से ब्रिज बनाया। ब्रिज बनाया, ब्रिज कैसे बनाऊंगा, पहले मुझे रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, फिर ब्रिज बनाना पड़ेगा। तो मैंने ये देखा, रिएक्शन बैलेंस करने के बाद कि 1 मोल KClO3 से 3/2 मोल ऑफ O2 बना। और मैंने अभी कितना निकाला है, 2 मोल निकाला है, और 2 से कितना बना, 3 मोल आया। और 3 मोल के बाद मास क्या क्या गया, सिंपल मोल का फॉर्मूला। तो इस तरीके से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है। तो ये क्या था, परसेंटेज प्योरिटी की बात थी। अब एक और इंपॉर्टेंट आता है दूसरे टाइप का, अब हम बात करेंगे परसेंटेज ईल्ड। परसेंटेज ईल्ड, अब ईल्ड का क्या मतलब है, ईल्ड का क्या, अब देखो ईल्ड एक बात, कोई रिएक्शन चल रही है, अब हमने रिएक्टेंट का तो देख लिया, अब हम बात करेंगे प्रोडक्ट की। जब प्रोडक्ट की जो अमाउंट आता है तो हम ये बोलते हैं यार कितना बना, प्रोडक्ट कितना बना, तो उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ईल्ड। कि परसेंटेज ईल्ड बताओ कितनी बनी। तो ऑलवेज ये चीज दिमाग में रखना है, जो परसेंटेज ईल्ड होगा वो डिफाइन किस लिए होगा, मैं बोल सकता हूं इट इज डिफाइंड फॉर प्रोडक्ट। हाँ कि ना, क्लियर है ये चीज। और प्रोडक्ट की अगर बात होगी तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप एक चीज दिमाग में रखना, कि अगर आपको परसेंटेज ईल्ड कैलकुलेट करनी है तो आपको यूएस ये दिमाग में रखना है, पहला चीज कितना बना, कितना बना मतलब कि एक्चुअल ईल्ड। ठीक है, और दूसरा जो आ जाएगा थ्योरेटिकल, जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। और ईल्ड की अगर बात हो रही है यहां पर तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्लियर है। ये क्या था, इसका एक फॉर्मूला था जो कि क्या था, इंपॉर्टेंट। अब देखो होता क्या है, अब मैं सीधा क्वेश्चन के थ्रू हम बात करेंगे, क्वेश्चन में मतलब कैसे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एक ये है हमारे पास, मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, यहां पर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये बोलता है, कैलकुलेट परसेंटेज ईल्ड फॉर द रिएक्शन। वो रिएक्शन ये है, CaO+2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है, परसेंटेज ईल्ड पूछा हुआ है। इसमें ये लिख रहा है, व्हेन 1.85 ग्राम of calcium chloride is formed by
रिएक्शन ऑफ 1.12 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद एक्सेस ऑफ HCl। ठीक है, मैं यहां से फिर से स्लाइड कॉपी करता हूं। हम्म, ऊपर वाले को हटा देते हैं अपन। तो आप सीधा सीधा इसका नोट्स भी बना सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन इधर से उधर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर बात हो रही है मुझे क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज ईल्ड। और परसेंटेज ईल्ड अभी अभी फ्रेश फ्रेश मैंने बताया हुआ है, ईल्ड डिफाइन किसके लिए होती है, प्रोडक्ट के लिए। क्लियर है। और प्रोडक्ट की अगर मुझे ईल्ड चाहिए तो क्या करना पड़ेगा मुझे। उसने क्या बोला कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन था। क्लियर है। और वो केमिकल रिएक्शन ये था, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस 2HCl गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हमें गिवन है। ठीक है। अब वो उसने क्या बोला कि हमारे पास जो ये वाला जो फॉर्म हुआ वो 1.85 ग्राम था, इतना फॉर्म हुआ। और कितने से फॉर्म हुआ, ये 1.12 ग्राम। और ये हमारा कैसा है, एक्स। अब एक्सिस वाली चीजें तो एक्सिस में होता है, बहुत सारी पड़ी हुई है, उससे कोई लेना देना होता ही नहीं है। क्लियर है। अब अपने को क्या चाहिए, परसेंटेज यील्ड चाहिए। तो परसेंटेज यील्ड के लिए आप क्या करोगे, जब कभी भी हमारे पास एक रिएक्शन है, उसमें हमारे पास जो कंपाउंड गिवन है या मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, वहां पर आप क्या करोगे, वेट अगर गिवन है, फर्स्ट आप कैलकुलेट करो मोल। ठीक है। जब कभी भी आप मोल कैलकुलेट करोगे तो यहां से मैं मोल निकाल सकता हूं, हाँ कि ना। मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड कितना आ जाएगा, 1.12 ग्राम। और यहां से जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, इसका जो मास होता है वो 56 होता है। और यहां से अगर मैं मोल निकालूं तो यहां पर कितना है, 1.85/111। ये इसके मास होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का 111 और उसका कैल्शियम ऑक्साइड का 56। यहां से आप क्या करोगे, सिंपल एक अमाउंट निकाल दोगे, ये अप्रोक्सीमेटली दुगना ही है, 0.02 मोल आ जाएगा ये। और यहां से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो इसको यूं ही रहने दो, बहुत दिक्कत हो जाएगा, लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अब हम बात करेंगे यहां से, मोल मुझे पता चल गया। अब मैंने आपको एक चीज बताया था कि देखो हमेशा एक चीज दिमाग में रखो, परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट के लिए। तो आप ये देखो, सबसे पहले उसने क्या बोला कि जो अमाउंट फॉर्म था वो इतना था, हाँ कि ना। और हमेशा परसेंटेज यील्ड के लिए जितना उसने मेंशन किया हुआ है प्रोडक्ट का कि इतना ग्राम हमारे पास बना हुआ है, ठीक है, तो उसको मेंशन कर लो। अब यहां पर अमाउंट है तो मैं इसके मोल की टर्म में बात करूंगा तो मोल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। क्लियर है। मैंने बोल दिया अपॉन, ये क्या था, एक्चुअल था जो उसने दिया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, थ्योरेटिकल। और थ्योरेटिकल कैसे कैलकुलेट करूंगा, स्टोशियोमेट्री से। स्टोशियोमेट्री से कैसे यूज करूंगा मैं, तो उसके लिए आपको ये दिमाग में रखना है कि 1 मोल से क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, हाँ कि ना। 1 से 1 बन रहा है। ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैलकुलेट मैं यहां पर मेंशन कर दे रहा हूं जिससे दिक्कत ना है, थ्योरेटिकल ईल्ड। ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि 1 मोल से कितना बन रहा है, 1 मोल। और मैंने ये भी बताया हुआ है कि जब एक डेटा गिवन हो और दूसरे का पूछा हो तो तुरंत क्या कर लो, रिएक्शन बैलेंस करके ब्रिज बनाओ। रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है। अब उसके बाद 1 मोल से 1 मोल बन रहा है, तो मतलब इसका जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो मोल था 0.02, यहां से जितना आ जाएगा उतना ही मोल किसके हो जाएंगे, इसके ही हो जाएंगे। और इसके अगर मुझे मोल पता चल गए हैं तो यहां से मैं मास कैलकुलेट कर सकता हूँ, हाँ कि ना। या फिर इसके सीधा मोल है, मोल से ही हम डिवाइड कर देते, माल की मास की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको थोड़ा साइड में रख के नीचे की तरफ, नीचे डिवाइड कर दिया 0.02। और इसको अगर परसेंटेज यील्ड आप जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.85
अपॉन 111 इंटू 1/0.0। और यहाँ से जो परसेंटेज ईल्ड आती है वो कितना आता है, 83.3। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। अ, हम्म, ठीक है, 83.3%। ठीक है। और इसका यहाँ से ये जो है, एक मिनट, हमारे पास जो अमाउंट था वो कितना था, 1.12 डिवाइडेड 56। ठीक है। यहाँ से हमें मूल पता चल गया और हमने परसेंटेज ईल्ड निकाल दिया। क्लियर है। तो मैंने आपको क्वेश्चन के थ्रू क्या बताया, जब कभी भी परसेंटेज ईल्ड चाहिए, ऑलवेज प्रोडक्ट के लिए आएगा। ठीक है। मैंने क्या बोला कि हमेशा प्रोडक्ट का एक अमाउंट देगा कि इतना वो फॉर्म हुआ है, तो वो अमाउंट लिखो आप, या उसके मोल निकाल दो। मैंने यहाँ पर मोल निकाला हुआ है, आप भी मोल निकाल देना। अपॉन, अब मुझे क्या चाहिए, थियोरेटिकल मोल चाहिए। अब थियोरेटिकल में कैसे करूंगा, रिएक्शन के थ्रू। एक मोल से एक मोल बना, यहाँ पे दूसरी भी रिएक्शन हो सकती है जो एक मोल से 2 मोल में भी बनाए। तो सिमिलरली आपने मोल निकाला, डिवाइड कर दिया, और वहां से आप परसेंटेज ईल्ड निकाल। क्लियर है। तो इससे पहली वाली स्लाइड में जो था वो हमारी क्या था, एक्चुअल ईल्ड, जो कि क्या होगा, गिवन। ठीक है। जो गिवन होता है वही क्या होता है, एक्चुअल ईल्ड, और हमें जो कैलकुलेट करके निकालना पड़ता है वो क्या होता है, थ्योरेटिकल ईल्ड होता है। आई होप आपको जहां तक अभी तक समझ में आया होगा। आज के लेक्चर में हमने जो बात किया था वो ये बात किया था, पहला हमने डेंसिटी की बात किया था, जितने भी टाइप की डेंसिटी थी सारी देखी हमने। डेंसिटी के बाद हमने बात किया परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बारे में बात किया था। क्लियर है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन के बाद हमने बात किया परसेंटेज प्योरिटी की, हमने बात किया। ठीक है। और हमने क्या बात किया, परसेंटेज ईल्ड के बारे में बात किया। ठीक है। आज हमने ये 4 टॉपिक कवर किए हुए हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी के क्वेश्चंस होगा, मैं एक आपको वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पी वाई क्यू ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच।